भाई बाकी बच रहे हैं तो भेज दे जल्दी से। गौरव कमेंट लगा, कमेंट नहीं आ रहे बच्चों के। गौरव कमेंट लगा बेटा। गौरव बेटा कमेंट नहीं आ रहे हैं। हाँ अब आए। आंसू, राहुल, आदित्य, आंसू का कमेंट पहले आया यार। जी 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 जी, गुड इवनिंग आप सबको, राम राम मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते। जी जी, सेम टू यू। आगे आ जाओ। दोस्तों आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही गजब की चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के चलिएगा क्योंकि आज हम वैल्यू रखने वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है। क्या बचा है, क्या हो गया, इस पे विचार नहीं करना है ना, उस पर हम बहस करेंगे, ठीक है। हाँ मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही है लेकिन हम पढ़ेंगे। सीईटी मत लिखिए, इसको बाद में डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। सीईटी है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। वैल्यू पुटिंग वाले दो तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं। पहली टाइप है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट। ये मैंने लिख दिया और पूछा बताओ बेटा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि हम इसको सोल्व करें। सोल्व कैसे करें जी, a प्लस बी का स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। लेकिन ये तो हम सब सीख चुके हैं, अभी हमें सीखना वैल्यू पुटिंग मेथड। देखिए यार कोई भी आइडेंटिटी होगी, अगर मैं a इंटू ए स्क्वायर लिख रहा हूं, a इंटू ए स्क्वायर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं a की कोई भी वैल्यू रखूं, a एक वेरिएबल है और हर वैल्यू पे ये चीज सेटिस्फाई करनी होगी, तब तो ये आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि बेटा a इंटू ए 2a होता है, आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी है भी कि नहीं, हम कैसे माने। तो मैं कहूंगा कि यार इसमें ना वैल्यू रख के देखो कोई भी और फिर जस्टिफाई देखो होता कि नहीं होता। आपको बताओ जी सकता है। मैंने कहा यार a की वैल्यू 0 रख लेता है, तो 0 गुना 0, तो 2 गुना 0 करोगे तो भी क्या आया, 0 आया। तो 0 गुना 0 बराबर 0 आ गया। तो क्या ये जस्टिफाई करता है। तो इस हिसाब से तो आंसर होगा जी ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आ जाते हैं वहां हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि ये 100% सही है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये 100% गलत है। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम ये नहीं बता सकते कि ये 100% सही है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये 100% गलत है। जैसे ये सेटिस्फाई किया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आइडेंटिटी होगी ही होगी, मैं कहूँगा हो भी सकती नहीं भी हो सकती, क्योंकि किसी एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करना इज नॉट मेकिंग इट एन आइडेंटिटी। Each and every value will satisfy when then it is an identity, but each and every value तो कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि each और every value तो वैल्यूज तो इनफाइनाइट है, हम कितनी वैल्यू रख के देखेंगे। तो ऐसे सवाल में हम कोशिश रख करके ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जैसे मान लो मैंने a को 0 लिया तब भी सेटिस्फाई हो, मैंने कहा जी 2 ले लेते हैं a की वैल्यू, तो 2 गुना 2 4 और 2 गुना 2, तब भी सेटिस्फाई होने लग रहा है। तो ये सही है गलत है। तो सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मैं एक और वैल्यू लेके देख लेता हूं, 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 1, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा।
इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी होती तो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करती। मेरे शब्दों को फिर से ध्यान से समझिए। आज हम मेन अलजेब्रा वाले हिस्से को उठा रहे हैं। मेन अलजेब्रा जिसे हम कहते हैं, क्या कि हम ये नहीं सिद्ध कर सकते कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी ही होगी, लेकिन हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी 100% नहीं होगी। अगर एक भी वैल्यू डिससेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं होगी। पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटी नहीं, ये है या नहीं है, तो हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, एक एक रख के देखते हैं। सेटिस्फाई कर रही है, 0 0 ले रहे हैं, सेटिस्फाई कर रही, 2 ले रहे हैं, सेटिस्फाई करने लग रही है, हाँ या ना? तो अगर हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होने लग रही है तो ये आइडेंटिटी हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती। जैसे यहां पे कह रहा है जी a प्लस बी का स्क्वायर इनमें से कौन सा हो सकता है। मैं वैल्यू ले लेता हूं यार, a और b की वैल्यू 0 0 रख लेता हूं। तो 0 में 0 जोड़ा 0, 0 का वर्ग 0, तो उत्तर आना चाहिए 0। आपने देखा यहां भी उत्तर 0 आया, यहां भी उत्तर 0 आया, यहां भी उत्तर 0 आया, लेकिन यहां उत्तर 2 आया, क्योंकि 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0, 2। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 100% हो गया कि ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि अगर चौथा ऑप्शन आइडेंटिटी होता तो यहां 0 आ रहा, तो यहां पे भी मेरा उत्तर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए, हाँ या ना? पक्की बात है। अब आगे आते हैं। अब हमें पता चला कि यार इन वैल्यू पे हम नहीं छाट पा रहे, दूसरी वैल्यू बदल लेते हैं। कैसे? ए की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूं, बी की वैल्यू 1 रख लेता हूं। तो 1 जमा 1 2, 2 का वर्ग 4 आया, उत्तर 4 आना चाहिए। यहां तो उत्तर 2 आया, यहां 1 का वर्ग 1 आया, 1 आया, 1 आया, तो ये 3 उत्तर आया, और ये 1 और 1 4 उत्तर आया। तो पता चला ये आइडेंटिटी नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो गया आइडेंटिटी। लेकिन मान लो यहाँ गलती से अगर 2 लिखा रहता, उस स्थिति में ये भी 4 उत्तर देता, तो फिर हम क्या करते? इसको भी हटा देते कि ये उत्तर नहीं हो सकता, फिर इन दोनों को चेक करना होता। लेकिन चूंकि 2 हम पहले ही हटा चुके हैं तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी हम ऑप्शन पे ये नहीं जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, हम ये कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन गलत है। 3 गलत हटा देना, फिर जो चौथा बचा वो हमारा उत्तर होगा। मेरी बात समझ पाए? और आगे आता है। बहुत ध्यान से, बहुत शांति से, पेशेंस से मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने कहा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर वाट? बताइए जी क्या होगा? तो हम क्या वैल्यू रखेंगे उठा के। यार मैं a की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, b की वैल्यू भी 1 रख लेता हूँ। तो 1 में 1 गया 0, 0 को किसी से भी गुना करूंगा 0। अब देखता हूँ 0 कहाँ उत्तर आ रहा है, तो ये तो नहीं दे रहा, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। जो गलत है उसे हटाना है, ठीक है? 0 ये आंसर हो सकता है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ रखें 1, यहाँ रखें 1, 1 एकम 1 2 नहीं 2, तो ये भी मेरा उत्तर हो सकता है। 1 और 1 2 में से 2 गया 0, ये भी मेरा उत्तर हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा होगा, है ना? लेकिन हम ये बता सकते हैं कौन सा नहीं होगा। सी ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसका उत्तर नहीं है। वैल्यू बदल लो, इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3, 1 दिया 3, तो उत्तर 3 आना चाहिए, हाँ या ना? उत्तर क्या आना चाहिए? 3। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी हट गया, साफ हो गया। अब इस पे आता है। अगर मैं a की वैल्यू 2 ले रहा था तो 2 का वर्ग 4, b की 1, 2 गुना 2 गुना 1, तो 2 दूनी 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, बचा 1। इसका उत्तर 1 आ रहा, जबकि चाहिए क्या? 3। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दें। ठीक है जी। अब इसको भी चेक करना है ना? क्योंकि हो सकता है ऑप्शन सारे गलत हो। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 में गया 3, ये मेरा आंसर हो गया। यानी ये आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यह आंसर इसलिए हुआ मेरे बच्चों क्योंकि बाकी 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो बाकी 3 मेरे आंसर नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने 1 को चुना 3 हटाने के बाद। क्लियर है? अब और आगे आते हैं। मैं आपसे पूछूं क्या कि बेटा x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 3a, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं? इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। व्हाट शुड बी एडेड इन द बिलो व्हाट शुड बी एडेड इन दिस एक्सप्रेशन
टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंदर मैं यहाँ क्या जोड़ दूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब क्या जोड़ूंगा वो ऑप्शन से जोड़ना है। क्या जोड़ दूं कि मेरा आंसर आ जाए इनमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात समझाई कि अगर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है तो x और a कुछ मायने नहीं रखते। दीज आर ओनली वेरिएबल्स एंड यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट मेकिंग एनी बाउंडेशन। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वैल्यू रखते वक्त बटे में जीरो ना बने। क्यों? क्योंकि अगर समथिंग अपॉन जीरो बना तो इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया, और अनंत का मान हमको नहीं पता। और एक जीरो बटे जीरो नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये अनडिफाइन होता है, इसका भी मान हमको नहीं पता। तो हमें कैलकुलेशन में वैल्यू रखते वक्त इन चीजों से बचना है, नहीं बटे जीरो ना आए, इस बात का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सब चलेगा, बाकी आप जो मर्जी वैल्यू लिखो। देखिए यार, तो कहानी ये है कि एक्स और ए की जो मर्जी वैल्यू रख लो, लेकिन सवाल ये है कि हम धीरे धीरे उन वैल्यूज की तरफ ही बढ़ रहे हैं कि हम कौन सी वैल्यू और कब रखनी चाहिए, धीरे धीरे समझ तैयार करनी है। तो टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा और चीजें समझेंगे कैसे। जैसे यहां आते हैं, क्या आपको लगता है मुझे एक्स की वैल्यू जीरो लेनी चाहिए? आप कहेंगे सर अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो बेसिकली ये पूरी कहानी एक्स से गुना हो रखी है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो ले ली तो जीरो को मैं किसी से भी गुना करूंगा, आंसर जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो इस सवाल के अंदर मैंने ए के वजूद को खत्म कर दिया। मित्र, ए के वजूद को मैंने इस सवाल में खत्म कर दिया। अगर मैंने ए के वजूद को खत्म कर दिया तो मैं यहां से ए की वैल्यू को स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता, ए की वैल्यू को छांट नहीं सकता। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहां से मैं ए की वैल्यू को नहीं छांट सकता। किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब यह है कि मुझे x की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं लेनी चाहिए इस सवाल में, क्योंकि x की वैल्यू जीरो ले लूंगा तो मेरा a पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या लूं क्या ना लूं, क्योंकि ये जीरो लेने से सब कुछ खत्म कर देगा। क्या मैं a की वैल्यू जीरो ले सकता हूं? यहां के हिसाब से तो ले सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू जीरो लोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो किस ऑप्शन को आप आंसर लगाएंगे? आप छाट ही नहीं पाएंगे किसी भी चीज को, हाँ है ना। इसलिए कोशिश ये करनी है कि मैं ए की भी जो वैल्यू लूं वो थोड़ी साफ सुथरी और देख देख के लूं। तो मुझे पता है कि सारे ही ऑप्शन सेम आ जाएंगे जीरो लेने से, इसलिए मुझे ए की वैल्यू जीरो नहीं लेनी चाहिए। आपका हमें कैसे पता चलेगा? बेटा डाबर जन्म गुट्टी पी के पता चलेगा, मतलब वक्त से पता चलेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से चीजें समझ आएंगी। कैसे? तो मुझे जीरो नहीं लेनी चाहिए। एक बच्चा कहे जी इसकी वैल्यू 87 ले ले। अरे हराम को 87 ले ले, लेकिन कैलकुलेशन भी तो ही करेगा, है ना। तो हमें वो वैल्यू लेनी है जो कैलकुलेशन वाइज आसान हो। 1 शुरुआत जीरो से करनी चाहिए, लेकिन जीरो यहाँ मजा नहीं दे रहा। 1 1 ले लेते हैं तो ही 1 है। 1 और 1 2, 2 एकम 2 और 1 3, 3 एकम 3 और 1 4, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। अब 24 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? ऑप्शन से देखते हैं। ए की वैल्यू 1, ये आंसर 1 है, ये आंसर भी 1 है, ये आंसर 2 है, ये आंसर 4 है। अब मैं देख रहा हूँ कि 24 में 1 जोड़ूंगा तो भी 25 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं 2 रखूंगा तो 24 2 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरी बात को, मेरे शब्दों को ध्यान से समझिएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा कौन सा आंसर होगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा कौन सा आंसर नहीं होगा। तो नहीं होगा वाले पे जाना, और मैंने इसको मिटा दिया कि जी ये तो नहीं होगा। अब आगे आते हैं भाई, ये दोनों हो सकते हैं। इसको देखते हैं, 4 रखे 24 और 4 28 होता है परफेक्ट स्क्वायर? नहीं। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैं फंस गया इन 2 पे। अगर 2 पे फंस गया तो मेरे बच्चे मुझे यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। 2 पे फंस गया तो मुझे यहाँ वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करें? चेंज मुझे इस तरह से करनी पड़ेगी कि मेरे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। तो यहाँ मुझे अपनी समझ धीरे धीरे विकसित करनी है कि मेरे ऑप्शन जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं वो एक्स की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं या ए की वजह से। तो आप कहेंगे सर ए की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो लेट्स चेंज value of a, not x. If you are making any change in x, you are making calculation more difficult, because whenever you take value of 1 or any variable value 1, it is much easier in calculation. तो मैं a की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू 1। आप a की वैल्यू 1 करोड़ ले लो, आंसर सबसे सही आएगा क्योंकि वेरिएबल है।
अगर सही नहीं आया तो इसका मतलब सवाल गलत है, क्योंकि वेरिएबल है। अगर मैंने फार्मूला लिख दिया है कि a इंटू ए स्क्वेयर है, तो इसका मतलब हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तभी ये चीज ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये चीज गलत है, ये फार्मूला नहीं है। हाँ है ना? तो इस बात को ध्यान रखिए। तो बाबू मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं, 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6 और 1 7, तो 7 5 35 30, अरे 5 5 3 15 7 105। अब 105 में कौन सा ऑप्शन जोड़ दे कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? तो a की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 का वर्ग 4 और 2 की पावर 4 16। भैया 4 जोड़ा 105 और 4 109, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 16 जोड़ा तो 105 और 16 121, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनता है 11 का, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी भी मेरे शब्दों को ध्यान देना, मैं ये नहीं कह पाया कि 100% मेरा यही आंसर है, लेकिन मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात पता है। क्या पता है? कि भैया 4 ऑप्शन थे, उन 3 के बारे में मैं 100% श्योर हूं कि वो तीनों मेरे आंसर नहीं हो सकते। अगर वो तीनों मेरे आंसर नहीं हो सकते तो 4 में से एक मुझे छांटना था, 3 हो नहीं सकते। और इसने मना किया नहीं अपनी तरफ से, इसने कहा कि हो सकता हूं, तो फिर मेरे लिए ये आंसर हुआ। इसलिए मेरा आंसर हो गया a⁴। हाँ है ना? मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से समझना। हम ये नहीं बता सकते, हम ये नहीं बता सकते कि आंसर कौन सा होगा, लेकिन हम ऐसे सवाल में ये बता सकते हैं कि आंसर कौन सा नहीं होगा। दीपेश बेटा तू हरामी तो नहीं है जो बार बार ये लिख रहा है क्लास लाइव है क्या? या दिमाग से तू पैदल है यार? मैं ठाके ब्लॉक मरवा दूंगा फिर 1 सेकंड में, पैसे जाएगा 0। पागल का बच्चा, हर रोज का क्लास लाइव है क्या? अच्छा ये बताकर ये रिकॉर्डेड भी है, मान ले 1% ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग के लिए भी तो मुझे पढ़ाना आता होगा, पढ़ाने आना पड़ता होगा ना, तभी तो मैं तो रिकॉर्ड करके तुम्हारे सामने ला पाऊंगा। और मेरे बिना पढ़ाई रिकॉर्ड हो जाती है। अरे हरामखोर, तो ये सोच, अगर मैं पढ़ाने आऊंगा और मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उससे बेटर मैं लाइव ही ना पढ़ा दूं। हद है यार, मैं तो कमी नहीं है इन चीजों की यार। रोज तुम्हारे यही कमेंट, हम चीजें पढ़ाने लग रहे हैं अलजेब्रा से, ऐसी चीजें तुम्हारे कीड़े लगे हुए हैं कि जी क्लास लाइव है क्या? और एक नहीं 50 कमेंट कर लियो लोग टक्कर ने इसी बात के। आदमी एक बार इग्नोर करे, 2 बार इग्नोर करे, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। मास्टर हम भी भाई, गुस्सा दिलाओगे तो फिर ब्लॉक कर देंगे। चलो मूड बढ़िया करते हैं। हाँ आओ, ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्त यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया आप वही वैल्यू रखें। आप x की वैल्यू उठा के a भी रख सकते हैं। यू हैव मैनी मोर ऑप्शंस। अगर x की वैल्यू a रखेंगे तो a और a 2a। लेकिन एक बात समझ के देखना यार। क्या बात समझ के देखना? बात ये समझ के देखना कि a भी तो एक वेरिएबल है, a भी तो एक वेरिएबल है। अगर a एक वेरिएबल है तो उसको भी तो सेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि उसको वेरिएबल में ना ले जाके हम वहां वैल्यू रख लें। हाँ है ना? आप रखना चाहे x इक्वल टू a तो a 2a हो गया, a और 2a 3 हो गया, 4 हो गया यार। 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, तो 24 a की पावर 4। अब इसमें a की पावर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 a की पावर 4, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 5a स्क्वायर का। ये हमारा आंसर होगा। किसी भाई को दिक्कत है? बट ये, अरे कूल ही हूं मैं हरामखोर, मेरे कूल में क्या जाएगा? ये बताओ कि यहां पे ना थोड़ा लेंथी हो जाता है वेरिएबल को वेरिएबल में ही पुट करना, इसलिए मेरा सजेशन है वैल्यू रखो आगे बढ़ो, वैल्यू रखो आगे बढ़ो। ठीक है, ये भी आसान है वेरिएबल रखना। मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है मैं वो भी बता दूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी टाइप 1 विदाउट बाउंडेशन। विदाउट बाउंडेशन, बिना किसी बंधन के। यहां कोई बंधन आपके ऊपर नहीं था, कोई बंधन नहीं था, मतलब यहां x था, x प्लस a था,
एक्स प्लस 2a था, एक्स प्लस 3। बताओ क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। यहां सवाल में कुछ नहीं लिखा कि एक्स और ए के बारे में क्या क्या बंधन है। दिक्कत तब फंसती जो सवाल में ये कह देता कि इफ एक्स प्लस ए इज 5, तो यहां सोच समझ के काम करना पड़ता। हाँ या तो हमें यहां सोच समझ के काम करना पड़ता। या लिख देता है कि x इज ग्रेटर देन 2, a इज लेस देन 3, ऐसा कुछ भी लिख देता तो दिक्कत होती। तो मुझे फिर जो भी वैल्यू माननी होती इस बात को ध्यान में रख के माननी होती। मतलब कहने का कोई भी कंडीशन दे देता। हाँ या ना कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, x की y की वैल्यू 50 से छोटी, कुछ भी बोल सकता है ऐसा सवाल। तो जब कोई कंडीशन आ जाती है ना तो सवाल को बाउंड करती है, आपके ऊपर बाउंडेशन हो जाती है। बाउंडेशन, एक सेकंड होल्ड करना बच्चे। देखिए यार, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। मैंने आपको ये कहा कि यहां कोई बाउंडेशन ही नहीं थी, एक्स और ए जो दिल करे, बहुत आसान है। ये टाइप 1 बनाई मैंने, टाइप 1 बनाई जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जो मर्जी वैल्यू रखो, कोई अड़ंग बड़ंग जो दिल करे। लेकिन जहां पे कोई इफ एंड बट लग जाए, इसका मतलब वहां बाउंडेशन लगा दी कि बेटा एक्स और ए की जो भी वैल्यू सोचोगे वो ऐसी ही सोचनी पड़ेगी जिसका जोड़ 5 हो। इस बात को ध्यान रखो। एक्स और ए की वैल्यू यहां मैंने कह दिया 2 से बड़ी, 3 से छोटी, तो इसका मतलब इन्हीं के तहत सोचनी पड़ेगी, इनके साथ सोचनी पड़ेगी, मतलब यहां बाउंडेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाउंडेशन कैसे कैसे लग सकती हो। पहला तो यह कि कोई बाउंडेशन ना हो, जैसे अभी तक मैंने 3-4 सवाल आपको कराए, a प्लस बी का स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ऐसे बहुत सारे सवाल है। वक्त मतलब अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी टाइप है बाउंडेशन, टाइप 2 विद बाउंडेशन। तो बेटा जहां बाउंडेशन है ना वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। जहां बाउंडेशन है वहां आपको बाउंडेशन के तहत काम करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं आपको ये कह दूं कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, फाइंड 2x प्लस 3y, फाइंड 2x प्लस 3y। कह दिया भैया सवाल में क्या कि बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया कितने घोड़े दौड़ा लो, इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी आपसे। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि ये नियम है। क्या नियम है? और बड़े ध्यान से यहां पे बातें समझते रहना। अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं ना, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं और अगर इसमें एक वेरिएबल है तो ही ये इक्वेशन सोल्व हो सकती है। तो x की वैल्यू 35/5 यानी 7 उत्तर आएगा। अगर एक इक्वेशन है, अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, दोस्त मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है तो हम उस वैल्यू को डेफिनेटली निकाल सकते हैं, हम उस वैल्यू को डेफिनेट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 12 या x माइनस वाई बराबर 6, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप सोल्व कर लेंगे। एक बार घटाएंगे तो y कट जाएगा, 2x बराबर 16 तो x की वैल्यू 8 आएगी, 4 ये 2 आएगा।
तो हम यहाँ डेफिनेटली निकाल पाए कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। तो इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। तो अगर दो इक्वेशन थी तो दो वेरिएबल तक हम सोल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं तीन इक्वेशन बोल दूं, मैं कुछ भी लिख रहा हूं मतलब बिना सोचे समझे, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। डो नॉट गो कि भैया छोटा होने के बाद कैसे वैल्यू बड़ी होगी, आप बात को समझिएगा। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ बेटा इन्हें सोल्व करके क्या एक्स वाई और जेड की वैल्यू अलग अलग निकाली जा सकती है, तो 100% निकाली जा सकती है। क्यों निकाली जा सकती है, उसका कारण है यहाँ 1 2 3 वेरिएबल है, यहाँ वही 3 वेरिएबल है, पूरे सवाल के अंदर ही 3 वेरिएबल है, और इक्वेशन भी कितनी है 1 2 3। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है तो हम उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं 100%। हाँ है ना, हर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, इसको मैं भी करा रहा हूं, और आप पेशेंस रख के मेरे साथ जुड़े रहिए, समझते चले जाइएगा, गुस्सा मत दिलाइएगा फालतू के कमेंट पे। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण जितने बराबर के साइन है, उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। जितने समीकरण है अगर उतने ही वेरिएबल हैं, जितने समीकरण हैं अगर उतने ही वेरिएबल हैं, जितने समीकरण हैं अगर उतने ही वेरिएबल हैं, तो हर एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू निकाली जा सकती है। रंजीत मैं आखिरी में इस सवाल को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं जितनी इक्वेशन है अगर उतने ही वेरिएबल हैं तो हम उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, हर एक वेरिएबल की डेफिनेट वैल्यू ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहे 3 वाले को कैसे सोल्व करें, तो मेरे बच्चों 3 वाला कैसे सोल्व हो, बहुत आसान है। कैसे, पहले हम इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, इन दो को सोल्व करेंगे, x को इक्वल कर देंगे और x कट जाएगा, y z में की इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दो को सोल्व करेंगे, यहां पे भी x को बराबर कर देंगे, y z में इक्वेशन आ जाएगी, y z की एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, दोनों को सोल्व करके आंसर ला देंगे। मैं डिटेल में करा भी देता हूं, परेशान ना हो। लेकिन अगर मैं आपको सवाल ये कह दूं कि बेटा x प्लस वाई बराबर 10, फाइंड x एंड y, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक इक्वेशन है, अगर एक इक्वेशन दे रखी है सवाल ने और वेरिएबल 2 डाल दिए, तो किसी का बाप भी यहां x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता। कोई माइका लाल x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, है ना। कोई भी यहां x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, कोई भी का मतलब ना टीचर ना स्टूडेंट, कोई नहीं निकाल सकता। अगर x और y की वैल्यू यहां निकल ही नहीं सकती, अगर x और y की वैल्यू यहां निकल ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर वाला बेवकूफ तो है नहीं कि जो निकल नहीं सकता वो तुमसे निकलवाए, हैं? इतने बड़े तुम निकालबाज नहीं हो कि जो नहीं निकल सकता वो तुम निकाल दो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज नहीं निकल सकती वो एग्जामिनर भी आपसे नहीं निकलवाएगा, हाँ है ना। यानी x और y की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो इसका मतलब वो भी आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछेगा। अगर उसने सवाल ये दे दिया बाबू, ये वाला कि x प्लस वाई बराबर 10 है, अगर x प्लस वाई 10 है और मैंने कह दिया कि 2x प्लस 3y बताओ, तो आप जानते हैं कि इस इक्वेशन से इस सवाल को सोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए x की भी वैल्यू चाहिए और y की भी वैल्यू चाहिए। इसका ऐसा सवाल पेपर में पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, इसकी वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, हाँ है ना। इसका मतलब यह हुआ कि वो सवाल ऐसा देगा 5x जमा 5y, ऐसा सवाल देगा। यानी जो भी वो सवाल देगा वो हर हाल में इस इक्वेशन पे बेस्ड होगा, ना कि x और y की वैल्यू पे बेस्ड होगा। अब ये सवाल हम इसके ऊपर निकाल सकते हैं कि 5 यहां से कॉमन ले लेंगे, बच्चा x प्लस वाई, हम कह देंगे जी x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो 5 गुना 10 उत्तर आ गया 50। मेरे अर्थ को समझना, बहुत सारे बच्चे उल्लू के ढक्कन हैं, बहुत सारे बच्चे सीईटी पे कमेंट करे जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि मेरा ध्यान भटकाने से उन्हीं का नुकसान होगा। आप कमेंट करेंगे, मुझे रिप्लाई देना होगा, मुझे वो अच्छा लगेगा नहीं। जो पढ़ा रहा हूं इतनी जरूरी चीज, उस पर ध्यान दो। क्या कह रहा हूं मैं? एक कह रहा यूपी पुलिस की स्ट्रेटेजी बता दो। अरे हरामखोर, तेरे जीवन झंड है,
मतलब इतनी बड़ी चीज पढ़ाने लग रहा है, इस पे तो ध्यान ही नहीं है। एक रवि ये कह रहा था 3 दिनों में इतने बूढ़े लग रहे हो, मेरा रिश्ता कराना तूने बुढ़ापे पे, हरामखोर, 20 बार कह लिया, आज की क्लास बहुत अच्छी है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हद मचा दी पे तुमने। चलो ये मानते हुए कि सारे ही राहुल गांधी हैं, मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर वो एक इक्वेशन दे रहा है और 2 वेरिएबल दे रहा है, एक इक्वेशन दे रहा है और 2 वेरिएबल दे रहा है, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उन दोनों वेरिएबल को सोल्व कर सके। यानी जो भी मेरा सवाल आएगा वो हर हाल में किस चीज पे डिपेंड करेगा, उस इक्वेशन पे ही डिपेंड देगा उत्तर उसका, एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करेगा उसका आंसर, एक्स प्लस वाई पे ही डिपेंड करेगा जो इक्वेशन दी। हाँ या ना? ऐसा एक सवाल एसएससी ने उठाया, मैं भी आपको कराता हूं। इफ यू विल गिव मी सम टाइम आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। कहां गया? हाँ ये रहा। बस शांति रखिएगा और पेशेंस रखिएगा। एक आध क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, बाकी तो पीएनजी में टाइप हो गए। एक क्वेश्चन ये आया भाई कि इफ 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18, 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 29 और x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 17, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपसे पूछा क्या होगा। सोल्व करिए, सोल्व करिए मित्र, क्या होगा। आएगी, सॉरी सॉरी आवाज नहीं, सॉरी सॉरी आवाज कट गए थे, आवाज मैंने माइक ऑन नहीं किया था, सॉरी सॉरी। मैं ये कह रहा था हमें यहां पे ये देखना है, जैसे मान लीजिए मैंने सवाल लिखा ये कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 15 या 8, कुछ भी लिख दिया, और फिर मैंने कोई सवाल दे दिया 2x प्लस 3y। अब आपके मन में आए क्यों ना सर यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख लें, या एक्स की वैल्यू 6 रख लेते हैं, वाई की वैल्यू 4 रख लेते हैं, क्या बुराई है सर इसमें रखने में? गलत है भाई, यहाँ वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए क्योंकि यहाँ 2 इक्वेशन है, 1 और 2। अगर यहाँ 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो ये डेफिनेट सोल होगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी, ये डेफिनेट सोल होगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी। अगर ये डेफिनेट सोल होगा तो एक्स और वाई की सोल करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप कोई भी वैल्यू रख दोगे तो उत्तर नहीं आएगा। ठीक है जी, कैसे समझिए मेरी बात को। जैसे यहां है 3 वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन और वेरिएबल 3 है एक्स वाई जेड, तो 100% आपको सोल्व करना पड़ेगा और कोई विकल्प है ही नहीं। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18,
अगर इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से गुना कर दूं पूरी को, सबसे आखिरी वाली को, तो 2x हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6z, 17 दूनी 34। ध्यान देना भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत है भाई? 2x 2y 6z 17 दूनी 34। अब क्या करते हैं, माइनस 2x कट गया, 3 में 2 गया, y बचा, 6 और 5 11z हो गया, 34 में 18 गया भैया, कितना बचा? हद होगी भाई, 16 -16। क्लियर है दोस्त? अब आगे आते हैं। सही है भाई, बस तुम ये बता दिया करो सही है कि गलत है, ठीक है? ठीक है, अब आ गया। अब इसको हटा देते हैं। अब सेम यही कहानी दोस्त यहां दोहरा लो, इसे पूरे को 3 से गुना कर लो, x वाला कोफिशिएंट काटना है, 3 से गुना करोगे तो आएगा 3x 3y 3 3 9z और 17 3 51। ये माइनस 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 माइनस, ये कट गया, 2 में से 3 गया, माइनस y आया, अरे हाँ है ना, और z में से 9 गया तो माइनस 8z आया, और 29 में 51 गया तो माइनस 22 आया। बताना भाई सही है कि गलत है? बताना सही है कि गलत है? सही है, पक्का। अब आगे आते हैं। अब क्या करें जी, इस वैल्यू को यहां लिख देते हैं, माइनस वाई माइनस 8z माइनस 22। सोल्व कर देते हैं, जोड़ेंगे तो y से y कट गया, 11 और 8 जोड़ेंगे तो 11 और 8 हुआ 19z। यहाँ 16 में से और 22 जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 2 और 1 3, माइनस 38, माइनस से माइनस कट गया, z की वैल्यू आ गई 2, 19 दूनी 38, z की वैल्यू आ गई दोस्त 2। बात आई भाई यहां तक समझ में? अगर z की वैल्यू 2 आ गई तो z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसी इक्वेशन में रख देते हैं। z की वैल्यू 2 रखेंगे तो 11 दूनी 22, तो y की वैल्यू आ जाएगी -16 और माइनस 22 उधर जाएगा प्लस का 22, तो 16 में से 22 में से 16 गया, कितना बचा 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप x की वैल्यू निकाल लें। कैसे जी? आइए जरा, जैसे यहीं रख देते हैं, 2x हुआ जी, 3y, तो y की वैल्यू है 6, तो 6 थी 18, z की वैल्यू जी 2, 5 दूनी 10 बराबर 18। आप जानते हैं 18 से 18 कट गया, माइनस 10 गया, बराबर का 2x बराबर 10, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यहां से हमको डेफिनेट वैल्यू निकली कि x की 5 है, y की 6 है और z की 2। हाँ है ना, x की 5, y की 6 और z की 2। क्लियर है दोस्तों? यहां तक की बात समझ गए? अब हमें यहाँ ये देखना है कि वैल्यू रखेंगे तो 5 गुना 6 30, y की 6 और z की 2, 6 दूनी 12 और 2 5 10, तो यहाँ जब जोड़ोगे तो 30 10 40 और 12 52। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आया जी? 52। 52 इज माई करेक्ट आंसर। ये सवाल मैंने इसलिए लिया ताकि हम इस बात को समझ पाए कि अगर एक सवाल के अंदर 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है तो हम उसमें वैल्यू को कुछ मान नहीं सकते, हमें वहां सोल्व करना ही होगा उसको। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इस वाले पे आ जाइए। यहां मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन दी, x प्लस वाई बराबर 10, और पूछा 5x जमा 5y बराबर। तो मैंने आपको कहा कि अगर एक ही इक्वेशन दी है ना तो कुछ भी कर ले, किसी भी सूरत में x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता और ना ही आपसे पूछ सकता, ना ही आपसे पूछ सकता। अगर उसने x और y की वैल्यू निकलवा ही नहीं सकता, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दे दिए तो x और y की वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये तय हुआ बेटा, इसका मतलब ये तय हुआ कि x और y की वैल्यू पे बेस्ड वो क्वेश्चन दे ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि x और y हम अलग अलग निकाल ही नहीं सकते। अगर अलग अलग निकाल ही नहीं सकते तो फिर हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वो तैयार करेगा तो हर हाल में वो डिपेंड करेगा x प्लस वाई पे, ना कि इंडिविजुअल x और इंडिविजुअल y पे। फिर से मेरी बात को गहराई से समझना, इस वीडियो को घर पे जाके 2-3 बार देखना। बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे, 1 सेकंड में तोड़ लेंगे। क्या कि इसका जो उत्तर होगा वो इंडिविजुअली x और y पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि x प्लस वाई पे डिपेंड करेगा।
तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसा पूछेगा जो डिपेंड करता हो x प्लस वाई पे, ना कि x और y पे। तो अगर ऐसा है और मुझे ये बात पता चल चुकी है, मैं इस राज को जान चुका हूं कि इसका उत्तर x और y पे डिपेंड नहीं करता, x प्लस वाई पे, तो मैं x प्लस वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकता हूं जिनका जोड़ 10 हो। अब मैंने y की वैल्यू कुछ भी ले ली, मान लो मैंने y की वैल्यू 4 ले ली। अब बताओ क्या x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि बाउंडेशन है, दोनों का जोड़ 10 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे इसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, कितनी? 6। तो मैं x की वैल्यू 6 लूंगा तो 6 5 30, और y की वैल्यू 4 ली तो 5 चौक 20, 30 और 20 का जोड़ आया 50। 50 मेरा आंसर आ गया, पहले भी 50 था। कोई कहे जी मैं x की वैल्यू 100 लूंगा, तो अगर x की वैल्यू 100 ले ली, एक को आपने कुछ भी ले लिया, लेकिन दूसरे को आप कुछ नहीं ले सकते, इसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू आपको -90 लेनी पड़ेगी, तभी तो 100 में से 90 घटा के 10 उत्तर आएगा। तो 100 गुना 5 हुआ 500, और -90 9 5 45 450, तो 500 में 450 हो गया, उत्तर आया 50। उत्तर आया दोस्त 50। हाँ है ना? यानी यहां किसी भी वैल्यू रखने पे, किसी भी वैल्यू रखने पे उत्तर हर बार सही इसलिए आ जा रहा है क्योंकि मेरे बच्चे सवाल का उत्तर x और y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, x प्लस वाई पे डिपेंड कर रहा है। आपने यहां पे भी x प्लस वाई 10 लिया, आपने यहां पे भी x प्लस वाई 10 लिया, इसका मतलब x प्लस वाई 10 लेना है तो x और y की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, हर वैल्यू पे इसका उत्तर सही आ जाएगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे? अगर सवाल ये होता कि 2x प्लस 3y बताओ, तो कोई निकाल ही नहीं सकता, ना मैं निकाल सकता ना आप। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर x और y पे डिपेंड नहीं कर, ना x प्लस वाई पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि x और y अलग अलग चीज तब निकल पाएगा। तो x और y निकल नहीं सकता, तो ऐसा सवाल आपसे पेपर में भी नहीं पूछेगा। बात आई समझ में? अब थोड़ा आगे आते हैं। एक सवाल पूछा पेपर में, एक मिनट टाइप हो गया, वो तो मैं 1 सेकंड में आपको दे देता टाइप में। हाँ बंद तो हो गया भाई, 1 सेकंड रुकना, सिर्फ 1 सेकंड। गौरव इसको बस बच्चों हो गया, पेन ड्राइव में सेव कर रहा है 1 सेकंड में। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, 2018 मीन्स का, बहुत अच्छा सवाल है, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को मैं सही से समझ पाऊंगा, इसलिए आप पेशेंस रखिए। बेसिकली हुआ गया कि तबीयत सही हुई नहीं और सारी दिक्कत आती चली गई, तो मैं थोड़ा एक्टिव हो नहीं पाया उतना। एक सवाल आया बेटा 2018 मीन्स में, बहुत प्यारा सवाल था। एसएससी सीजीएल मीन्स 2018। बच्चे समझ ही नहीं पाए कि होना क्या सवाल में। अरे कसम जल्दी कर दे गौरव, जल्दी कर दे यार। बस बच्चे 1 सेकंड में भी कंटिन्यू करो।
हो गया जी। अरे कमेंट लगा दे गुरु। लो भैया हो गया। लगाया कौन से में है नीचे। हाँ ये जेपीजी बन नहीं पाई, कोई नहीं, पर आप समझने की कोशिश करना। हमें सवाल समझने की तरफ जाना है, ना कि और चीज़ों की तरफ। पढ़ो बेटा सवाल को और कोशिश करो एक बार इस सवाल की। गौरव बेटा कमेंट लगा, कमेंट। हिंदी में मैं बढ़ देता हूं। सवाल में ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 पेन 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल। 4 पेन 6 नोटबुक एंड 9 फाइल यहां भाई 9 फाइल 9 फाइल is 305 rupees, while the cost of 3 pen 4 notebook and 2 file 3 pen 4 notebook and 2 file is rupees 145. Find the cost of 5 pen 8 book and 16 file. बुक और नोटबुक एक ही चीज है, ठीक है जी। देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए। मैंने आपको कहा ये जो सवाल है ये सीजीएल मींस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो मैं इसे छोटा सा करके फिर इक्वेशन को समझाता हूं आपको। यहाँ 9 फाइल लिखा हुआ था, बस इतना करेक्शन था और कोई करेक्शन था नहीं। अब सवाल पे आते हैं 9 और अब मैं समझाता हूं। देखिए यार क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन ने कहा कि भाई 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइल, इसकी जो कॉस्टिंग है वो 305 रुपए, जबकि 3 पेन 4 नोटबुक और 2 फाइल, इसकी कीमत 145 रुपए। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 5 पेन 8 नोटबुक और 16 फाइल की कीमत क्या होगी, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां ये समझना है कि यहां इक्वेशन कितनी, 2। भाई एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। वेरिएबल कितने, 3, पी एन एफ, तीनों वेरिएबल है। तो किसी भी सूरत में हम कितने विद्वान बन जाएं, किसी भी हालत में हम पी एन और एफ तीनों की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते। पी एन और एफ की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशन होनी चाहिए थी, उसी स्थिति में हम इसका आंसर सही से निकाल पाते। तो अगर ऐसा है तो फिर हमें यह सोचना चाहिए कि पेपर में अगर ऐसा सवाल आया है कि 3 वेरिएबल और इक्वेशन 2 हैं तो 100% जो इसका आंसर है वो इन्हीं के वैल्यू पे डिपेंड, मतलब पी एन और एफ की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा कि भाई पी एन और एफ की वैल्यू अलग अलग क्या होगी ना। वो किसी भी सूरत में पी एन और एफ की अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि इन्हीं के कहीं ना कहीं सीक्वेंस पे या इन्हीं के किसी ना किसी पैटर्न पे या इन्हीं के किसी ना किसी लॉजिक पे इसका आंसर डिपेंड करेगा। जैसे इस सवाल को अगर आप देखें तो आपको वहां चाहिए 5, यहां है 4, यहां है 3। अब या तो एक पी और आ जाए तो 5 पी हो जाए, 6 और 4 का है तो डिफरेंस 10 होता है, और जोड़ ना डिफरेंस 2 और जोड़ 10, तो 2 और 6 में जोड़ दें 8। तो यानी इसका कहीं ना कहीं अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं इसमें और डिफरेंस को साइड बैठा दूं तो 4 में से 3 गया 1 पी, 6 में से 4 गया 2 एन, 9 में से 2 गया 7 एफ, और 305 में से 145 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 160। है ना। अब मेरे दोस्तों अगर बात को समझे हो तो अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, जो जो आई है, तो 4 और 1 6 पी,
6 और 2 8 एन, 9 और 7 16 एफ, और 305 और 160 5 6 3 और 1 4 465 हमारा उत्तर आ गया। 465 इज आवर आंसर। इसका उत्तर क्या है मेरे भाई? 465 मेरा उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ गया? 465। बात आई कि नहीं आई समझ में? एक बार देखो फिर आगे। अच्छा अच्छा सॉरी, 5 पेन है ना, तो यहाँ 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 ही पेन तो आएगा। अब इतनी बातें तुम भी समझा करो यार। 4 और 1 को जोड़ा 5 पेन, 6 और 2 8, 9 और 7 16। क्लियर भाई? हाँ 5 पेन होगा, 6 नहीं। बिल्कुल सही बताया आपने। तो मेरे दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए, अब मैं यहां दोबारा से आता हूं, क्योंकि जो टाइम लगना इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझाने में लगना, उसके बाद तो धड़ल्ले छोड़ेंगे सवाल। देखिए यार, इस बात को समझिएगा कि अगर एक इक्वेशन दे और वेरिएबल एक से ज्यादा दे और फिर आपसे सवाल पूछे, तो ये तय है कि उस सवाल का उत्तर हर हाल में इनके जोड़ पे या उस इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ना कि एक्स और वाई पे। तो ऐसी स्थिति में किसी एक को फिक्स कर लो और दूसरे की फिर जो मर्जी वैल्यू रख लो। आप इस फिक्स वाले वर्ड को समझना। मैंने एक्स को फिक्स कर दिया, वाई की जो मर्जी वैल्यू रख लो। वाई की वैल्यू मैंने 0 लिख दी। वाई की वैल्यू मैंने क्या लिख दी भाई? 0। आप कहें हमने फिक्स वाली बात समझनी है। फिक्स वाली बात इस तरह से कि अगर मैंने वाई को 0 ले लिया तो अब एक्स की वैल्यू में कुछ भी नहीं रख सकता हूं। एक्स की वैल्यू दोस्त मैं यहां कुछ भी नहीं रख सकता हूं, हाँ है ना? एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं रखता हूं। एक्स की वैल्यू मुझे इसके ऊपर डिपेंड करनी पड़ेगी कि अगर ये 0 है तो ये फिक्स हो गया कि 10 के अलावा और कुछ नहीं रखा जा सकता। मेरे फिक्स का मतलब यहां ये है कि अगर आपने किसी एक को कुछ भी रख दिया तो बाकी फिर दूसरे को आपको फिक्स करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है इक्वेशन से। अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स कर दो, बाकी की जो मर्जी वैल्यू रख दो। तो मैंने इसको 0 रख दिया तो एक्स की वैल्यू 10 हो गई, इसके हिसाब से फिक्स कर दिया, 10 5 50, ये 0, तो उत्तर आया 50। दैट इज माई आंसर, हाँ है ना? दूसरी बात कि अगर मैं आपको सवाल में कहता कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 10, फाइंड 3x प्लस 3y प्लस 3z, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालना है तो तरीका ये होगा दोस्त कि आप ये देखिए इक्वेशन कितनी? एक। तो एक वेरिएबल कोई भी फिक्स कर लो जो दिल करे। मान लेते हैं एक्स फिक्स कर दिया। फिक्स करने वाला बाकी की जो मर्जी रख दो। मैंने जेड को रख दिया जी 0, वाई को मैंने रख दिया 0, तो अब एक्स मेरे हिसाब से फिक्स हो गया कि 0 जमा 0 0 हुआ, तो इसे हर हाल में मुझे 10 ही लेना पड़ेगा। कोई हो सकता है कि मैं इसे रख देता जी 6, इसे रख देता 8, तो फिर मुझे देखना पड़ता है यार 8 और 6 14 हो गया, यानी इसकी फिक्स वैल्यू है क्या? अब -4 ही रखनी पड़ेगी और मेरे पास कोई इंतजाम नहीं, हाँ है ना? तो ऐसी स्थिति में अगर एक इक्वेशन है तो किसी एक को फिक्स करो, बाकी दोनों को जो मर्जी करो, बाकी दो को जो मर्जी करो। मेरी बात समझ गए? तो आपने 8 और 6 रख दिया, इसे -4, तो एक्स की वैल्यू -4, तो -4 थी 12, वाई की वैल्यू 8 थी 24, और एक्स जेड की वैल्यू 6 थी 18, हाँ है ना? तो सोल्व करोगे तो 18 में 12 गया 6, 24 और 6 30, उत्तर आ गया। क्लियर है दोस्तों? अब बात को फिर से ध्यान से समझिए। क्या 10 बार बतानी पड़ी? 10 बार बताऊंगा। अगर इक्वेशन ये जैसे यहां वाली, हमको वो चाहिए था
हमारे पास बाबू दो इक्वेशन बनी थी, एक ये और दूसरी क्या थी, 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल। 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल, इसकी कॉस्टिंग थी 145 रुपये, पूछा था उसका। देखिए यार, एक तो था आपको जुगाड़ समझ आ जाए, जिस जुगाड़ के थ्रू इस सवाल को डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है। अब वो मैंने कर रखा था, तो मुझे वो जुगाड़ पहले से पता था कि क्या करना है। एक बार दोनों को डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस है उसे पहली इक्वेशन में जोड़ लो, वो वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये जुगाड़ ना पता हो तो कैसे करें? तो आपके लिए तो ये सवाल बेकार हो गया, है ना? तो कैसे करें? तो आप ये देखिए कि इक्वेशन कितनी सवाल में, आपका उत्तर हो सर इक्वेशन है 2। अगर बेटा 2 इक्वेशन है ना, तो किसी 2 इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स करो, एक वेरिएबल फिक्स करो। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स करो। अगर 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल फिक्स करो, बाकी को जो मर्जी मानते चले जाओ। जैसे इस सवाल की बात करें तो यहां मैंने देखा कि मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, इक्वेशन कितनी 2, तो किन्हीं 2 को फिक्स कर लो बेटा, और तीसरे को आप जो दिल करे वो मानते चले जाइए, जो दिल करे वो मानते चले जाए। पक्का? तो पक्का बताओ किसको क्या माने? तो आप कहेंगे जी ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं यहां पे कि f को 0 मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 तो फिक्स है, इक्वेशन 2 है, तो p और n मैंने फिक्स कर ली, f को मैंने कुछ भी मान लिया। आप कहें किसी को भी कुछ मान लें, बिल्कुल किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। 2 को फिक्स कर लिया क्योंकि इक्वेशन 2 थी, तीसरे f को 0 मान लिया। f को 0 मानने से हुआ क्या, ये खत्म हो गया सवाल से, ये मेरा खत्म हो गया सवाल से, हाँ है ना? मैंने f को मान लिया 0, तो अब मेरा सवाल भी सिर्फ इतना रह गया। अब मेरे पास दिमाग है, तो या तो मैं इनकी कोई सेटिंग बैठा के वहां लगा दूं, या तो कोई सेटिंग लगा के वहां पे बैठा दूं सवाल को, या फिर मैं क्या करूं मेरे भाई, या फिर मैं यहां पे ये काम कर सकता हूं क्या, कि मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूं। कैसे सोल्व करा जाए जी? देखिए, तो सोल्व करने का तरीका है, इसे 3 से गुना कर दो, इसे 4 से। अगर आप इसे 3 से गुना करोगे तो आएगा 3 चौक 12, 12 पी, 3 छिंग 18 और 3 5 15, 3 3 9। इसे 4 से करें तो 4 3 12 पी, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, 580। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। अगर कैलकुलेशन सही है तो 12 16 45 चौक 180, 4 580, ठीक है, माइनस कर देते हैं। ये कट गया, 18 में 16 गया, 2 n आया। अब इसे घटाएंगे तो 5 में से 0 गया, 5 आया भाई, 11 में से 8 गया, 3 आया भैया, 8 में 5 गया, 335। यही है ना, 8 3 11, 5 3 8 1 9। तो n की जो वैल्यू आई वो आया 335 बटे 2। n की वैल्यू आई 335 बटे 2, पक्का? अब n की जो वैल्यू आई 335 बटे 2, किसी भी इक्वेशन में रख के p की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकाल लो। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने इसी इक्वेशन में रख देनी है, नीचे वाली में n की वैल्यू 335 बटे 2 हम यहां रख देते हैं। भाई n की वैल्यू आई 335 बटे 2, अब यहां रख देते हैं n की वैल्यू 335 बटे 2 इसमें, तो 3p, n की वैल्यू 335 बटे 2, सोल्व करा, 2 दूनी 4, 2 आया, 335 दूनी 670, उधर ले जाओगे माइनस का, तो 670 में से घटाओगे इसे तो 10 में 5 गया, 5 आया भाई, 6 में 4 गया, 2 आया, 6 में 1 गया, 5 आया, 5 5 10, 4 2 6 1 7, 525 माइनस का आया, और यहां आया कितना, 3p। तो कुल मिला के सोल्व करोगे तो p की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आएगी 5 5 10 2 12। अच्छा कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है भाई, कितना बचा रहा है 2, 3 7 21, कितना बचा जी 1 3 5 15, तो माइनस 175। ये p की वैल्यू है। देखना भाई कैलकुलेशन वाइज ठीक है कि गलत है।
ठीक है, आ जाइए। अब पी की वैल्यू यहां रखते हैं, तो 5 गुना पी, पी का मान क्या है जी -175। तो 5 से गुना करोगे तो इसे लिखोगे भाई, या मैं लिख देता हूं -175। 8 एन की वैल्यू क्या है दोस्त 335/2 करते हैं जी, 2 चौक 8, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, -875। इसे करेंगे 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13। अब 1340 में 875 घटा लो भाई, 875 घटाओगे तो 0, 10 में 5 गया 5, 13 में 7 गया 6 है ना, और यहाँ आया 12 में 60 गया 4, 465, 5 7 6 13 और 1 14 और 8 4 12 1 13, 465 उत्तर आ गया। और यही हमारा आंसर था, यही हमने डिटेल पढ़ा था तो भी हमारा यही आंसर आया था। क्लियर है, 465। रजनीश आपकी तरफ से क्लास ओवर है, मुझे बुखार भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, मैं फिर भी क्लास ले रहा हूं और आपके उल्टी आने लग रही है, क्लास ओवर कर दो। मैं पता इतनी गहराई में बताना चाह रहा हूं कि आपको कभी दिक्कत ना हो, जो समझ पा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा इस सवाल में कि हमने f की वैल्यू 0 ले ली, f की जो दिल करा मैंने वैल्यू ले ली, मैं 0 1 -1 50 500 करोड़ कुछ भी लिख लेता ना, तब भी मेरा उत्तर 465 ही आता, क्योंकि एक्चुअल में इस सवाल का जो उत्तर है वो p, n और f पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, उत्तर इन दोनों इक्वेशन के रिलेशन पे डिपेंड कर रहा था। हाँ है ना, इन दोनों इक्वेशन के रिलेशन पे डिपेंड कर रहा था मेरे दोस्त, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहां से आप मेरी बात को ध्यान रखेंगे, अगर 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल फिक्स कर दो, अगर 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल, जैसे अभी जो सवाल किया उसमें इक्वेशन 2 ही थी और वेरिएबल 3 थे, तो हमने क्या किया 2 को फिक्स कर दिया, बाकी तीसरे को हमने कुछ भी मान लिया, तो हमने f को क्या मान लिया था 0 मान लिया था। तो अगर एक इक्वेशन है 1 को फिक्स करो, 2 इक्वेशन है 2 को फिक्स करो, 3 इक्वेशन है 3 को फिक्स करो, ये है बाउंडिंग रूल, बाउंडेशन रूल, बस इससे बाहर दुनिया जान में कुछ है ही नहीं। बाउंडेशन रूल, बाउंडेशन रूल, अगर आप इस बात को समझ गए तो आज अलजेब्रा समझिए खत्म, अब तो बस हमें मात्र क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है धुआंधार तरीके से, और कुछ भी नहीं। आज ये दोस्तों सवाल पे आते हैं, अब हम सवालों को की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। हाँ जी, 31वां सवाल, टाइप ही नहीं करे अभी तक। चलिए मैं पूछ रहा हूं, सवाल बताइए। इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी, ये 2 इक्वेशन आपको गिवन। करिए मेरे बच्चों, सवाल आपका समय शुरू होता है अब।
देखिए यार, डिटेल करेंगे तो भाई करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 5 गुना 8, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ए को ए बी से करेंगे तो ए स्क्र बी, ए को बी सी से करेंगे तो ए बी सी, ए को सी ए से करेंगे सी ए स्क्र हो गया, बी को ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्र बी स्क्र सी प्लस ए बी सी, ऐसे सी को फिर सबसे करेंगे तो ए बी सी प्लस में बी सी स्क्र प्लस में सी स्क्र है, ठीक है दोस्त। अगर आप समझ पा रहे हो तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 बार आ गया, इसको हटा देते हैं और जोड़ लेते हैं इकट्ठा, तो ये आएगा 3ABC, हाँ है ना, और इक्वल टू 5 8 40 था, तो ये 40 आ गया। अब आगे की कहानी को पढ़ते हैं, क्या ए स्क्र बी और ए बी स्क्र, इन दोनों में से अगर मैं ए बी कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा ए और यहां बच जाएगा बी, इन दोनों में से सी ए स्क्र और सी स्क्र ए, तो यहां बनेगा ए और यहां बनेगा सी। ऐसे ही इसमें से और इसमें से अगर मैं बी सी कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा बी प्लस सी, और यही बेसिकली हमसे पूछा हुआ था, तो इसका उत्तर आ गया 40, यही हमारा सवाल था। लेकिन ऐसे करना नहीं है पेपर में, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे सिर्फ समझाना था। पेपर में कैसे करना है वो समझिए ध्यान से, उसका तरीका है, वो तरीका ये है कि आप ये देखिए कि इक्वेशन कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, और अभी हमने एक नियम पढ़ा था क्या, अगर दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स कर दो, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स कर दो, बाकी की जो दिल करे वैल्यू रख लो। तो हम यहां दो वेरिएबल फिक्स कर देते हैं, ए और बी, कोई से भी दो फिक्स कर लो, तो बाकी बचा सी, सी की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है जी। हमें शॉर्ट कैलकुलेशन करनी है, सो टेक एनी वैल्यू। अगर मैं सी की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो मित्र ध्यान देना, सी की वैल्यू 0, बी सी था तो सी 0, तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0, हट गया सवाल से। यहां पे भी सी 0 लेंगे तो 0 गुना ए, 0 0 को किसी से भी गुना करोगे 0, तो ये भी हट गया। अब आप ये बात भी जानते हैं कि सी की वैल्यू 0, 0 को मैं किसी से भी गुना करूं तो ये भी 0, तो ये भी हट गया सवाल से, बचाइए। अब सी मैंने 0 ले लिया मेरे भाई, सी मैंने 0 ले लिया तो ये भी 0, हटा दो। सी मैंने 0 ले लिया तो 0 को बी से गुना करोगे 0 भी 0, सी को ए से गुना करेंगे 0 को ए से गुना करेंगे तो भी 0। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू 8 आ गई और ए प्लस बी की 5, तो ए प्लस बी 5 रख दो, ए बी की 8 रख दो, योर आंसर वुड बी 40। बात आए समझ में जी? आइए जी नेक्स्ट पे। हमें डिटेल नहीं करना है कोई भी चीज हो, हमें सब कुछ सोच समझना है, वैल्यू रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि 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 मैं झूठ नहीं बोलता। आ जाओ। अच्छा, उस बात को ध्यान रखिए कि बटे में 0 नहीं बचना चाहिए। जी करें। करें जी एक्स आर्मी कमेंट्स पढ़ लिया भाई, बता आगे क्या करना चाह रहा है।
सीईटी भी आंसर बता रहा हूं तुमको। देखिए यार दोस्त, करना ये है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर डिटेल करना हो तो मुझे यहाँ एक्स वाई दे रखा है, तो बेटर तरीका है कि एक्स प्लस वाई यहीं रख लो और जेड को यहाँ ले आओ, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर जेड स्क्वायर। हाँ है ना? तो कुल मिला के यहाँ से वैल्यू वहाँ पे ट्रांसफर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है ही है नहीं सवाल में, लेकिन आप इतना डिटेल मत जाइए, देर इज नो नीड टू मेक इट सो मच डिटेल। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो करना ये है आपको कि इक्वेशन कितनी है जी, तो आप कहेंगे सर एक, वेरिएबल कितने हैं जी 3, तो 2 को फिक्स ना 1 को फिक्स कर दो। मान लेते हैं x फिक्स हो गया, y z कुछ भी रख लेते हैं, तो y और z दोनों को 0 0 रख लेते हैं। लेकिन ये देख लीजिए कि 0 रखने पे बटे 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 रख लिया, ये भी 0 ये भी 0, तो बटे 0 आ गया। हाँ है ना? इसका मतलब ये कि आप 0 मत लेके चलिए, तो क्या लेके चले? आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो ये देखिए कि हम z को 0 ले लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं y z, y को 1 ले लेते हैं। अब बताओ x की क्या वैल्यू लेके तीनों का जोड़ 0 आया, तो आप कहेंगे x की वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी। अब आ जाओ जी, तो देखो z की वैल्यू 0 लेने से ये तो खत्म हो गया। हाँ है ना? वैसे ज्यादा अच्छा ये रहता अगर मैं थोड़ा समझदार होता, तो मैं यहां पे x की वैल्यू 0 लेता और y को मैं फिक्स कर देता और z की वैल्यू में कुछ भी रख लेता, 1 रख लेता, तो y की वैल्यू आ जाती -, किसी को भी रख लेता, x 0 लेता। x 0 लेने के पीछे लॉजिक क्या है कि x की वैल्यू 0 लेने से इसे गुना करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, खत्म का हो गई कहानी। यहां x स्क्वायर ये 0 हो गया, z 0 लेने से सिर्फ यही स्टेप खत्म हो रहा था, नीचे के स्टेप एज इट इज रह जाते। अब ये बताओ z की वैल्यू क्या ली आपने 1, तो z की वैल्यू 1 ली, तो 1 का स्क्वायर 1 पक्का। y की वैल्यू क्या ली -1 का स्क्वायर +1, 3 कोई कम 3, 3 और 1 4, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो 4/2 काटेंगे तो उत्तर आ गया 2, तो आंसर आ गया 2। समझ गए जी? हाँ, अब मैं आपको सीईटी के बारे में समझा देता हूं जिन भाइयों को दिक्कत हो रही है। देखिए यार, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव जीत के आई देश में, उसके बाद इन्होंने काटना शुरू किया। इन्होंने एक थ्योरी लाई 2015 में, वन नेशन वन थ्योरी, उसका नाम ही था वन नेशन वन थ्योरी, यानी एक देश की एक ही चीज। क्या एक देश में एक चीज? इन्होंने कहा कि वन नेशन वन कार्ड, आधार बना दिया। ये कांग्रेस ने बनाया था, इन्होंने भी इसको आगे ले लिया। इसी के बाद इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या बनाया? दूसरा इन्होंने थ्योरी बनाई कि वन नेशन वन टैक्स। इसके तहत ये जीएसटी ढाला है। इससे पहले सिर्फ सर्विस टैक्स हुआ करता था जो स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी, जिसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता था, बाकी हिस्सा राज्य सरकार का होता था। राज्य सरकार इकट्ठा करा करती थी, केंद्र सरकार उसमें हिस्से लिया करती थी। इन्होंने क्या किया? वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी ला दी। उसी समय 2015 में इनके कान में किसी ने गाना गा दिया कि वन नेशन वन एग्जाम, कि पूरे देश में एक ही एग्जाम होना चाहिए। अब मोदी है तो मुमकिन है, और आप जानते हैं बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें ये लोग कर देते हैं, बीजेपी वाले, इसमें दो राय नहीं है। ये चीज 2014 में ही उठ गई थी, लेकिन 2015 में इन्होंने कहा था कि हम एक नेशनल एजेंसी, एनटीए था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यह था कि भैया जैसे एसएससी एक बोर्ड है, ऐसे यूपीएससी एक बोर्ड है, ऐसे रेलवे एक बोर्ड है, तो अब इन सारे बोर्डों को हम खत्म करके
हम एक ही बोर्ड बना देंगे, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, शायद यही नाम था, मुझे अगर पूरा ध्यान ना हो तो। ठीक है, ये एक किस्म से टेस्ट लेने वाली एक एजेंसी बना रहे थे। ठीक है, जिसका खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा और हर लैब में जाके टेस्ट देंगे। लेकिन आज तक, टिल डेट तक, दे आर नॉट इन द पोजिशन दैट दे हैव एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है आज की डेट तक कि उनके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, नहीं। पहले क्या होता था मेरे बच्चों, जो एसएससी वाला एग्जाम होता था या आईबीपीएस जो था, एसएससी कंडक्ट कराया करता था, मतलब एसएससी कंडक्ट कराता था, लेकिन सीफी एक कंपनी थी, ऑनलाइन कंपनी, उसके थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट होते थे। तो कहानी ये हुई कि ये हो गया एक प्राइवेट काम, कि नौकरी तो सरकारी दिलानी है लेकिन अथॉरिटी दे दी प्राइवेट को। किस प्राइवेट को? कि सीफी एक कंपनी है, यही कंपनी पेपर बनाएगी और यही कंपनी पेपर लेगी। ये भारत देश में होने लगा था। सीफी ही पेपर बनाती थी और सीफी ही अपने बहुत सारे लैब्स, जितने पूरे भारत में ऑनलाइन लैब्स थे, उसके अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तो आप जानते हैं, प्राइवेट थी, कोई क्रेडिबिलिटी सीफी की थी नहीं, इसने दबा के धांधली करी और बहुत सारे गधों का भी इसने सिलेक्शन करा दिया। ठीक है, उसका आंदोलन हुआ, मैं भी उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, अपने बच्चों को साथ हम लेके गए, जितने बच्चे कोचिंग में पढ़ते थे, विद्रोह किया और बढ़िया लेवल पे विद्रोह किया, आंदोलन किया। उसके बाद इसको हटा के, सीफी को हटा के, फिर ये लेके आए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आज भी चल रही है। और हाल फिलहाल तक, जहां तक मेरे सुनने में आया, ये 100% ठीक है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि इसकी एक मार्केट वैल्यू है टीसीएस, इसकी एक क्रेडिबिलिटी है, ये अपने नाम को खराब नहीं करेगी। आईबीपीएस बोर्ड था, वो भी इसी के थ्रू कंडक्ट करता था। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि टीसीएस जैसा ये खुद का एक सेटअप तैयार कर लेंगे, जो कभी हुआ नहीं और जो होगा नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं कि चूंकि चुनाव है 2-3 स्टेट में और चुनाव में माहौल इनको तैयार करना है, पूरा देश इस बात को जानना है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रेलवे को ये निजीकरण की तरफ लेके जा चुके हैं ऑलरेडी, और लेके भी जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। तो क्या ऐसा सिक्का उछाला जाए, ऐसा कौन सा कॉइन मार्केट में डाला जाए, ऐसा कौन सा, इन कुत्ते जो भौंकने वाले हैं मीडिया में, इन कुत्तों के सामने एक सिक्का डाला जाए ताकि ये भौंकते रहे और लोग उसमें पागल होते रहे। तो अब इन्होंने ये सिक्का उछाला है सीईटी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होना बहुत मुश्किल है, हो जाएगा तो ये इतनी बड़ी जलेबी है कि बाहर बाहर हमको घुमाए जाएंगे, नौकरी तक पहुंचने ही नहीं देंगे, नौकरी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ये एक सिक्का है जो ये उछाल रहे हैं, जो मार्केट में र्यूमर तैयार कर देगा, मार्केट को थोड़ा सा और अच्छा तैयार कर देगा कि मार्केट में हवा आ जाए कि हमने सीईटी के तहत 1 करोड़ बच्चों को टेस्ट दिला दिया। अरे घंटू, से सिलेक्शन किसका हुआ? किसी का भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि भैया सीईटी हम एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, उसमें 4 सब्जेक्ट रखेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। ये कह रहे हैं जी हम इसे 3 लेवल पे कराएंगे, एक 10th लेवल पे, एक 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएशन लेवल पे। भारत में मोस्टली एग्जाम इन 3 लेवल पे ही होते हैं। यहाँ सिपाही ग्रुप डी, यहाँ पे सीएचएसएल टाइप का, यहाँ इंस्पेक्टर और यूपीएससी आईपीएस टाइप का। ये कहते हैं कि जी इन सब को यहाँ डालेंगे और एक ही लेवल का, जैसे मान लो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ तो ग्रेजुएशन लेवल पे 4 सब्जेक्ट आए, 100 नंबर का पेपर बना दिया। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लगभग 99.99% इन एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी का नाम एसएससी ही होगा। एसएससी ही ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। बाकी मोदी ये मुमकिन है नई चीजें बनाना, नए नाम डालना, मनरेगा को नरेगा को मनरेगा बनाना, मतलब ये काम इन चीजों में माहिर है और कुछ का कुछ भी कर सकता है, इसमें दोहराए नहीं है। नाम बदलने में इनको बड़ा मजा आता है, इलाहाबाद को प्रयागराज, कुछ भी कर सकता है इन चीजों में। तो ये एसएससी कंडक्ट करेगा, इसके तहत बच्चों के नंबर देंगे, लिस्टिंग आ जाएगी, हर एक बच्चे के नंबर आ जाएंगे। ए बच्चा है उसके 80% नंबर, 80 में से 80 आए, किसी के 92 में आए, किसी के 45 रह गए, किसी के 60 रह गए, किसी के 55 रह गए, इस तरह से। फिर क्या होगा कि रेलवे ने वैकेंसी निकाली अपनी,
और रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली टिकट कलेक्टर की, और ये वैकेंसी है मान लो 10th बेस पे या 12th बेस पे। तो 12th बेस का जो एग्जाम हो रखा होगा उन बच्चों को ये कॉल करेंगे कि भाई जिस बच्चे के 60 से ज्यादा नंबर हैं वो सारे बच्चे इस एग्जाम को कंडक्ट कर, मतलब इस एग्जाम में आ सकता है। तो रेलवे अपना एक एग्जाम खुद से भी कंडक्ट करेगा, वही 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस और लेगा रेलवे, उसके बाद फिर जाके वो आपको सिलेक्शन देगा। हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपना एक अलग एग्जाम कंडक्ट करा ले, वो कह देगा जी जिसके इस एग्जाम में 80% नंबर है या 80 से ज्यादा नंबर है वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद इनकी जब भद्द पिटेगी फिर ये नियम निकाल देंगे कि ये क्वालिफाइंग है जी, 40% जिस बच्चे के नंबर आ गए वो बच्चा इन सारे एग्जाम में बैठ सकता है, रेलवे में बैठ सकता है, बैंकिंग में बैठ सकता है, और पार्लियामेंट सारे एग्जामों में बैठ सकता है। पहले इन्होंने CTET निकाला था, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका कॉन्सेप्ट यही था कि उसके जो नंबर आएंगे उसके बिहाफ पे हम बच्चों को सिलेक्शन देंगे, या उसके बिहाफ पे हम स्टेट को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास CTET में जिनके 80 से ज्यादा नंबर है उनको कॉल कर लो। वो हो नहीं पाया। फिर इन्होंने क्या किया, CTET का एक पासिंग मार्क्स रख दिए, मुझे पता नहीं क्या है लेकिन मेरे को लगता है 40% के आसपास होंगे, ठीक है, कि भाई 40% जनरल कैटेगरी के जिसके नंबर आ गए वो अब अपीयर हो सकता है। मतलब क्या है कि अभी तक ये जलेबी बन रही थी, कोई भी बोर्ड इस तरह से जलेबी बनाता था, अब मोदी जी ने एक जलेबा और तैयार कर दिया इसके ऊपर, इसका नाम रखा है CET, ठीक है, CET इसका एक और नाम रखा है। 60% है CTET का, मुझे नहीं पता, जो भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 है शायद CTET का नंबर, जो भी है, हाँ, तो 150 का 15 के 90 60% होगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि CET से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम टाइप वही रहेगी, सब्जेक्ट वही रहेंगे, सिलेबस वही रहेगा, और जहां तक मेरी उम्मीद है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी भी SSC ही रहेगी। इससे एक फायदा हो सकता है अगर ये ईमानदार नियत से काम करें कि अगर आपके नंबर CET में अच्छे आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली एग्जाम देने के लिए कॉल आ जाएगा, तो वहां 1% फायदा होगा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव बढ़िए, चीजों को पॉजिटिव रखिए, सोच के आगे चलिए। हमें नौकरी चाहिए, ऐसा तो है नहीं बेटा कि सरकार मेरे हाथ में या तुम्हारे बाप के हाथ में, कि आज कह दिया मोदी जी चल कल टेस्ट करा और महीने भर में बालकों को रिजल्ट देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो चुनाव लड़े नहीं, ना हमारी औकात लड़ने की, ना हमारे बस की, ना हमारा मन किया, क्योंकि हम कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। तो अब जैसा वो चाह रहे हैं वैसा चलेंगे। सिलेक्शन हमको लेना है तो आप बस क्या करिए, मेहनत करते रहिए, जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को पढ़ते रहिए, इस अपवाद में मत जाइए। यूट्यूब पे जी न्यूज़ फलाना न्यूज़ ये खोल खोल के मत देखिए, वहाँ कुछ नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ काटा जा रहा और तबीयत से काटा जा रहा है हमको, ठीक है। अब वो CET का एक सिक्का उछाला है, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो सिक्का 2-3 दिन उछलेगा, अखबारों में भी उछलेगा और भैया न्यूज़ में भी उछलेगा। जो गोदी मीडिया है, जो चमची मीडिया है, चमची के सारी चमची मीडिया, एक NDTV को छोड़कर, वो उल्लू का पट्टा इतना गंदा बोलता है, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, वो बीच वाला हिस्सा है ही नहीं। अगर बीच में कोई होता तो NDTV को सब लोग देखते हैं, लेकिन NDTV क्या है, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। मोदी अगर अच्छा भी काम करेगा तो NDTV उसको गलत ही बताएगा, इसीलिए तो NDTV पिट रहा है। और ये जो बाकी हैं ये सारे के सारे ही चमचे, ठीक है, ऐसा लगता है सरकार के पेरोल पे चल रहे हो। तो आप परेशान ना हो, आप अपनी आवाज को अभी उधर मत लेके जाइए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आंदोलन पांदोलन सब कुछ कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि युवा चाहेगा और नहीं होगा। और शायद UPSC में भी तो ये रोड़ा अटकाएंगे, और UPSC के बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो बहुत टेक्निकली घुमा देते हैं चीज़ों को। तो आराम से रहिए, ठीक है। 2015 में ये CET होना था, आज 2020 हो गया है, आज तक नहीं हुआ। अब इन्होंने सिक्का उछाला कि 2021 में होगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 2050 तक भी बीजेपी नहीं कराएगी उसको, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है चीजों को तैयार करने का। तो आप इसमें मत जाइए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए बस, ठीक है। जो आप कर रहे हैं उसको करते चले जाइए, किसी पे ध्यानवान मत दीजिए, ठीक है। जो है सब सही है, हमारा काम मेहनत करके आगे बढ़ने का है, हम उसी पे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। बढ़िया से तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूं, आप सबका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा।